नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी-एलटी एवं झारखंड प्रवक्ता के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर 1949 के लेखक हैं कीन्स, जेम्स ड्यूजनबरी, फ्रीडमैन, मोदिग्लियानी। तो इस किताब के लेखक जेम्स ड्यूजनबरी हैं। इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम ए थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन, मतलब उपभोग फलन का सिद्धांत। यह किताब फ्रीडमैन ने 1957 में लिखी थी। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी फिशर की किताब है। कैपिटल एंड ग्रोथ रॉबिन्सन किताब है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मार्शल द्वारा लिखी गई किताब है। और द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पुस्तक जो है कीन्स द्वारा लिखी गई थी। द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यह किताब 1936 में कीन्स ने लिखी थी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्र सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार, मालदीव, भूटान, नेपाल। तो सार्क के 8 सदस्य देश हैं भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। भूटान, नेपाल, मालदीव ये तीनों हैं, म्यांमार नहीं है। सार्क या दक्षेस की स्थापना दिसंबर 1985 को हुई थी, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क दक्षिण या कह सकते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे क्या कहा जाता है? सार्क या दक्षेस कहा जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में है और वर्तमान में 8 हैं और म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। अगला, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। मनीला, बी ऑप्शन सही है। एशियन विकास बैंक या एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और 1967 में इसने काम चालू किया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं ताकोहिको नाकाओ हैं, जो जापान के निवासी हैं और 67 सदस्य एशियन विकास बैंक के सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील सदस्य देशों को ऋण, इक्विटी, निवेश एवं तकनीक सहायता उपलब्ध कराना। और एशियन विकास बैंक जो है रियायती दरों पर सॉफ्ट लोन देता है। तो इस प्रकार से एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2020 तक डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य थे? तो मार्च 2020 तक डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य थे और 164वें सदस्य जो था वह अफगानिस्तान था। डब्ल्यूटीओ की अगर स्थापना की बात की जाए तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना गैट उरुग्वे चक्र 1986 से 1993 के बीच चला। 1986 से 93 की लंबी अवधि के परिणाम स्वरूप मार्केस घोषणा पत्र के तहत 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं नंगोंजी ओकोंजो-इवेला हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्य कार्य वस्तुओं के व्यापार का नियमन और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित वस्तुओं की निगरानी करना था। इसलिए बनाया गया है डब्ल्यूटीओ
को। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन? कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? तो विश्व बैंक संयुक्त रूप से 2 संस्थाएं कहलाती है, जिसमें आईडीए और आईबीआरडी शामिल है। तो इसमें आईडीए है नहीं ऑप्शन में, आईबीआरडी है, डी नंबर सही हो जाएगा। तो आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी की स्थापना 1995 में हुई थी और आईडीए की स्थापना 1960 में हुई थी, जिसके 173 सदस्य देश हैं। और आईडीए क्या करता है? यह सुलभ ऋण की खिड़की से कहा जाता है। सुलभ ऋण की खिड़की इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सस्ते एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। अगर आईएमएफ समूह में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 5 सदस्य हैं आईएमएफ के सदस्य बैंक, जिसमें आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी हैं, जिसमें से आईसीएसआईडी का सदस्य भारत नहीं है। बाकी आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी और मीगा का सदस्य भारत है। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर क्वेश्चन, शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने नहीं किया? एडम स्मिथ, जेएस मिल, फ्रेडरिक लिस्ट, हैमिल्टन। तो एडम स्मिथ ने शिशु उद्योग तर्क का समर्थन नहीं किया था। 6 ए सही हो जाएगा। 7 भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया। तो भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया गया था। प्रथम बार 1949 में, द्वितीय बार 1966 में और तृतीय बार 1991 में। तो प्रथम बार ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1949 में, और 3 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया। अगला 8 नंबर क्वेश्चन। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन? यदि विदेशी प्रस्ताव वक्र में एकिक लोच है तो इष्टतम प्रशुल्क होगा -1 अनंत +1 0, तो अनंत हो जाएगा। 8 का बी सही हो जाएगा। 9 वस्तु के आयात तथा निर्यात पर लगाया गया नियंत्रण कहलाता है प्रशुल्क, तटकर, कोटा, अनुदान। तो आयात तथा निर्यात पर लगाया गया नियंत्रण क्या कहलाता है? कोटा। 9 सी सही है। 10 निर्यात की किसी मात्रा के बदले में आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। तो निर्यात की किसी मात्रा के बदले आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र मांग वक्र, पूर्ति वक्र, उपभोग वक्र, प्रस्ताव वक्र कहलाता है। 10 डी सही हो जाएगा। 11 भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था है। कौन सी है कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था? प्राथमिक कृषि साख समितियां, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, उपयुक्त सभी। तो भूमि विकास बैंक है जो क्या करती है? कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋण देती है। बी सही हो जाएगा। 11 बी सही हो जाएगा। 12 भारतीय मौद्रिक प्राधिकरण का मतलब है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई, कोई नहीं। तो भारतीय मौद्रिक प्रणाली या प्राधिकरण का मतलब आरबीआई से है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1935 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, कार्यात्मक वित्त का संबंध किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा है? मार्शल, कीन्स, एपी लर्नर, एरो। तो कार्यात्मक वित्त का नाम जो है एपी लर्नर से जुड़ा है। 13 का सी सही हो जाएगा। 14 किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया? वाकर, पीगू, मार्शल, डाल्टन। तो डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया। अगला, निम्न चित्र में क्रमशः ए, बी, सी तथा डी को दर्शाया गया है। कौन से कर के रूप में बताया गया है?
तो ए क्या है, ए रेखा है, तो इसमें क्या है, कर आधार बढ़ने पर या आय बढ़ने पर कर की दर स्थिर है, तो ऐसे कर को क्या कहते हैं, आनुपातिक कर कहते हैं। आनुपातिक कर किस किस ऑप्शन में है, बी में है और डी में है। 2 नंबर। अब बी क्या बता रहा है, बी बढ़ रहा है, तो इसको आय बढ़ने के साथ साथ या आधार बढ़ने के साथ साथ कर की दर जब बढ़े तो ऐसे कर को क्या कहते हैं, प्रगतिशील कर कहते हैं। तो प्रगतिशील किस में है, बी और डी में है। अगला सी नंबर क्या है, सी लाइन दिखा रही है ये, जिसमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रतिगामी कर क्या बता रहा है, आय बढ़ने पर कर की दर क्या हो रही है, घट रही है, या आधार बढ़ने पर कर की दर घट रही है, तो ऐसे कर को क्या कहा गया है, प्रतिगामी कर कहा गया है। प्रतिगामी भी बी और डी में है। और अगला जो डी लाइन है वह क्या बता रही है, एक समय के लिए कर क्या है, प्रगतिशील है, और उसके बाद क्या होता है, आनुपातिक हो जाता है, तो ऐसे कर को अधोगामी कहा जाता है। भारत में आयकर अधोगामी कर का मुख्य उदाहरण है। तो अधोगामी कर किसमें है, अधोगामी कर, तो इसमें 15 का डी सही हो जाएगा। 16 वैगनर की परिकल्पना संबंधित है सार्वजनिक आय से, सार्वजनिक व्यय से, सार्वजनिक ऋण से कोई नहीं। तो वैगनर की परिकल्पना जो है सार्वजनिक व्यय से संबंधित है, 16 बी सही हो जाएगा। 17 किफ़ायत का विरोधाभास की अवधारणा संबंधित है कीन्स से, रॉबिन्सन से, ए तथा बी दोनों से, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से। तो किफ़ायत का विरोधाभास की अवधारणा जो है प्रोफेसर कीन्स द्वारा दी गई थी। क्या बताया था प्रोफेसर कीन्स ने किफ़ायत के विरोधाभास की अवधारणा में, इसमें कीन्स ने बताया था कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बचत अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, लाभप्रद है, लेकिन कीन्स ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की इस बात की आलोचना की और कहा कि समाज के अगर सभी लोग बचत करने लगेंगे तो उपभोग कम हो जाएगा, उपभोग कम होने से क्या होगा, मांग में कमी होगी, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उत्पादन कम होगा, रोजगार कम होगा, आय का स्तर कम होगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक या हानिप्रद होगी, जिससे ही कीन्स ने किफ़ायत का विरोधाभास कहा। तो 17 का क्या सही हो जाएगा, ए बी सी डी, ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, अल्पाधिकार में बाजारों में फर्मों की संख्या होती है मात्र 1, बहुत अधिक, 10 से कम, 20 से कम। तो अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या 10 से कम होती है। 18 सी सही हो जाएगा। अल्पाधिकार बाजार की वह दशा होती है जहां विक्रेता अपनी वस्तुओं की बिक्री करते हुए आपस में प्रतियोगिता करते हैं, ऐसी बाजार को क्या कहते हैं, अल्पाधिकार बाजार। स्टेनियर एवं हेग ने इस बाजार में फर्मों की संख्या 0 से 12 के बीच बताई है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि अल्पाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें फर्मों की कुछ संख्या होती है। अल्पाधिकार बाजार सजातीय अल्पाधिकार एवं विजातीय अल्पाधिकार 2 रूपों में पाया जाता है, और अल्पाधिकार बाजार में वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। प्रत्येक फर्म वस्तु की कीमत तथा उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकती है, इसलिए कहा जाता है अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है, परस्पर निर्भरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। परस्पर निर्भरता की प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि अगर एक फर्म अपनी वस्तु की कीमत या उत्पादन की मात्रा बढ़ाती या घटाती है तो उसका प्रभाव अन्य फर्मों पर पड़ेगा, अर्थात अन्य फर्में भी वस्तुओं की उत्पादन या कीमत को घटा या बढ़ा सकती हैं। तो अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या क्या होती है, कुछ होती है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, द्वयाधिकार तब समझा जाता है जब 2 ही फर्में हों, सही, फर्में अपने कार्य में स्वतंत्र हों, यह भी सही, फर्मों का उत्पादन समान हो, सी भी सही।
तो ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। 19 डी सही। 20 कीमत विभेद की स्थिति तब संभव है जब बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो, एकाधिकार हो, द्वयाधिकार हो, अल्पाधिकार हो। तो कीमत विभेद एकाधिकार की स्थिति में संभव होता है। कीमत विभेद क्या होता है? जब एक वस्तु की विक्रेता अलग अलग कीमत वसूलने के लिए तत्पर हो या वसूलने में कामयाब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कीमत विभेद कहा जाता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। एक्स क्या बताया गया है? एक्स सामान्य वस्तु है। ए सही हो जाएगा। 21 ए सही है। 22 अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है। तो अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषा जेके मेहता द्वारा दी गई थी। इसके अलावा एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी थी। रॉबिन्सन ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी। अगला 23 नंबर और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में होगा कमी होगी, विस्तार होगा, संकुचन होगा, वृद्धि होगी। क्या बता रहा है? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर तो मांग में होगा, तो मांग में कमी, संकुचन हो जाएगा। ये 23 का सी सही है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 23 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया जो अर्थशास्त्र से होने वाली सभी टीचिंग या शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।